हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान और अर्थशास्त्र का पहला अध्याय अभी हम लोगों ने शुरू किया है, जिसके दो ई कंटेंट आप लोगों के सामने इस चैनल के माध्यम से मैं लेकर आ चुका हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं पहला अध्याय अर्थशास्त्र का, जिसका नाम है विकास। विकास शब्द से अब आप लोग भली भांति परिचित हो चुके हैं कि विकास का अर्थ होता है उत्तरोत्तर आगे बढ़ना, क्रमशः आगे बढ़ना। यदि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप विकास कर रहे हैं। विकास की ये प्रक्रिया मानव जीवन के शुरुआत से ही जुड़ी हुई है, यानी कि जब वह बंदर था तब से लेकर वह उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए जा रहा है। समय के साथ साथ विकास के मापदंड बदलते जाते हैं। जब हम आदिम युग में थे तो हमारे लिए विकास का पहला मापदंड था पेट भरना किसी तरह से। जब हमने पेट भरने के लिए खेती को अपनाना शुरू कर दिया तो हमारे विकास के मापदंड अन्य जंतु जानवरों को अपनाकर खेती में सहायक बनाते हुए अपने लिए उनका उपयोग करना हो गया और अपनी जीवन शैली को बेहतर करना हो गया। इसके बाद धीरे धीरे करके जब आगे बढ़ते गए और मुद्रा का चलन हुआ, तब विकास का प्रमुख मापदंड हो गया कमाई, इनकम। आज इस पूरी दुनिया में आप लोग जानते हैं कि पैसा किसी चीज़ से कम नहीं है। बिना पैसे के जीवन चलना संभव नहीं है। कहा भी जाता है कि पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा से कम भी नहीं। मतलब पैसे की कितनी कीमत है ये आप समझ सकते हैं, अर्थात आय। हमने ये जाना कि व्यक्तिगत विकास की बात हो या राष्ट्रीय विकास की बात हो, पैसे का, इनकम का अपना एक महत्व है। लेकिन हमने ये भी जाना कि जब व्यक्तिगत विकास की हम बात कर रहे थे तो पैसा सब कुछ था लेकिन बहुत कुछ नहीं था। अर्थात पैसे से हम स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते, पैसे से हम सम्मान नहीं खरीद सकते, पैसे से हम सुरक्षा नहीं खरीद सकते। अर्थात पैसे के अलावा, आय के अलावा भी अन्य चीज़ें हैं जिनकी हमारे जीवन में आवश्यकता पड़ती है, अर्थात आय और अन्य लक्ष्य। आज इस कंटेंट में हम देखेंगे एक राष्ट्र के संदर्भ में, जिस तरह से हमने औसत आय को एक राष्ट्र की आय के अंतर्गत माना था तुलनात्मक दृष्टि से। राष्ट्रीय आय को हमने औसत आय में तब्दील करके ये देखा था कि किसी देश का एक आम आदमी, एक औसत आदमी कितना कमाता है, और उसके आधार पर हमने उस देश की नागरिकों की जीवन शैली, रहन सहन, उनका स्तर देखा था। लेकिन इसके बावजूद भी आपको बता दूं कि किसी देश के लिए औसत आय या प्रति व्यक्ति आय ही केवल पर्याप्त नहीं है उसके विकास को मापने के लिए, अन्य चीज़ें भी उसके लिए आवश्यक हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे आय और अन्य मापदंड एक राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में। इसके बाद हम जानेंगे कि विकास की अंधी दौड़ में कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अंधाधुंध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और सस्टेनेबिलिटी को भूलते जा रहे हैं, धारणीयता का त्याग करते जा रहे हैं। इन सारी चीज़ों को आज हम इस कंटेंट में देखेंगे। चलिए देखते हैं और समझते हैं। कक्षा 10 के अंतर्गत हम अर्थशास्त्र को पढ़ रहे हैं, ये मैंने आपको बताया, और पहला अध्याय हमारा विकास। विकास को पढ़ने के लिए हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। पहला पार्ट जो था ये था भाग 1 के अंतर्गत, जिसमें हमने देखा था कि विकास क्या वादा करता है, मतलब विकास क्या प्रॉमिस करता है, वह कैसे अलग अलग श्रेणी के लोगों से अलग अलग बातें करता है, मतलब उनके लक्ष्य अलग अलग निर्धारित करवाता है। कैसे करवाता है ये हमने देखा कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के विकास का लक्ष्य क्या है, एक लड़की के विकास का लक्ष्य क्या है, एक लड़के के विकास का लक्ष्य क्या, अलग अलग श्रेणियों का देखा। और इसके बाद हमने देखा कि आय तो सभी का कॉमन लक्ष्य निकल कर आया। सभी लोग चाहते हैं कि इनकम हो, अच्छी खासी हो। लेकिन इसके बाद हमने अफगानिस्तान के उदाहरण से देखने का प्रयास किया कि केवल और केवल आय ही सब कुछ नहीं है, आय के अलावा भी अन्य चीज़ें भी महत्वपूर्ण हैं। जैसे भूमिहीन ग्रामीण मजदूर की पत्नी ये कहती है कि हमको जो हमारे गांव में सामाजिक भेदभाव का शिकार होना पड़ता है वो ना हो, हमारे बच्चे भी या हम भी नेतृत्व कर सकें गांव का, ये स्थिति आनी चाहिए। इसके बाद हमने भाग 1 कंप्लीट करने के बाद भाग 2 में देखा था कि राष्ट्रीय विकास किसे कहते हैं, और राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत हमने देखा था राष्ट्रीय आय को।
कि किस तरह से राष्ट्रीय आय होती है, यानी किसी देश के नागरिकों की संपूर्ण आय राष्ट्रीय आय कहलाती है। और राष्ट्रीय आय से हमने देखा था कि किसी देश के विकास को हम नहीं माप सकते, तो हमको किसी देश का अगर विकास देखना है तो उस राष्ट्र के, उस देश के नागरिकों की जीवन शैली देखना होगी, उनके जीवन का स्तर देखना होगा कि वे किस तरह जीवन जीते हैं। भाई आप अपने गांव में देख लीजिए, यदि आप किसी व्यक्ति को कैसे जान सकते हैं कि ये बहुत पैसे वाला है, ये गरीब घर का, कैसे आप उस चीज़ का निर्धारण करते हैं? आप निर्धारण उसके रहन सहन से करते हैं कि ये कार में चल रहा है, ये बंगले में रहता है, 3-3 नौकर लगे हुए हैं, ये विकसित व्यक्ति है, यह बड़ा आदमी है। और एक व्यक्ति जिसके घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, पर्याप्त कपड़े नहीं हैं, इलाज की अच्छी सुविधा नहीं है, हम उसको बोलते हैं यह गरीब व्यक्ति है। तो इस तरह से किसी भी राष्ट्र के नागरिकों के रहन सहन का स्तर जानने के लिए राष्ट्रीय आय पर्याप्त नहीं है, उसके लिए जानना पर्याप्त है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, ये जानना पर्याप्त होता है। और पर कैपिटा इनकम जानने के लिए क्या फार्मूला होता है ये मैंने आपको पहले बता चुका हूं। इसके बाद हमने इसी आधार पर देखा था, पर कैपिटा इनकम के आधार पर विभिन्न देशों या विभिन्न राज्यों की तुलना कैसे की जाती है, इसको हमने देखा था। और इस तरह से हमने भाग 2 को कंप्लीट कर लिया था। आज भाग 3 के अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं आय और अन्य मापदंड, सार्वजनिक सुविधाएं, विकास की धारणीयता और 2 छोटे छोटे लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक, बॉडी मास इंडेक्स BMI और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, इनके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो ये पाठ को हम आगे बढ़ाएं उसके पहले पिछले कंटेंट में मैंने आपको कुछ प्रश्नों के साथ छोड़ गया था, चलिए हम उन प्रश्नों पर विचार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने आपसे पहला प्रश्न किया था कि 3 उदाहरण दीजिए जहाँ स्थितियों की तुलना के लिए औसत का प्रयोग किया जाता है। तो आप यहाँ पर क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी बहुत से होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं। किसी भी क्रिकेट खिलाड़ी के द्वारा प्रति मैच बनाए गए रनों की संख्या निकालना हो तो हम औसत का प्रयोग करते हैं। इसके बाद विद्यालय में या आपकी कक्षा की औसत ऊंचाई ज्ञात करना है, विद्यार्थियों की ऊंचाई ज्ञात करना है तो हमको औसत ऊंचाई निकालना होती है। किसी मोटर गाड़ी की ईंधन की खपत करना है तो हम कहते हैं ना आपकी गाड़ी कितना एवरेज देती है, तो वही औसत से निकाला जाता है। तो ये 3 उदाहरण हो गए। ऐसे 300 उदाहरण आप अपने आसपास के जीवन से निकाल सकते हो। आप औसत प्रतिदिन कितना खर्च करते हो, आप औसत प्रतिदिन कितना कमाते हो, आप औसत कितना समोसा खा जाते हो। और एक और बहुत गंदी चीज़ चल रही है, लोग बड़े शान से कहते हैं, मैंने देखा है कि मैं तो वो पान गुटखे तंबाकू वगैरह आते हैं कि इतना का खा जाता हूँ। इस औसत की तुलना कभी मत कीजिएगा। यदि आप लोग खाते हैं तो छोड़ दीजिएगा, ये आपका विकास का टॉपिक तो नहीं होगा। प्रश्न क्रमांक 2, क्या आप सोचते हैं कि औसत आय विकास को समझने का एक महत्वपूर्ण मापदंड है, और है तो क्यों, व्याख्या कीजिए। बिल्कुल, प्रति व्यक्ति आय किसी देश के निवासियों के जीवन स्तर की जानकारी देता है। मतलब अधिक आय से तात्पर्य होता है कि उस देश के नागरिक अधिक से अधिक वस्तुओं का उपयोग अपने जीवन में करते हैं, जिन वस्तुओं को पैसे से खरीदा जा सकता है। अधिक पैसा मतलब अधिक गाड़ी, अधिक बंगला, अधिक कपड़े, अधिक डिओड्रेंट, तमाम तरह की चीज़ों को आप खरीद सकते हैं, और जो भी लोगों को पसंद है वह उनके पास होता है। यदि किसी देश के प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि वहाँ के निवासियों के जीवन स्तर में वृद्धि हो रही है, उनका जीवन सुधर रहा है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि औसत आय विकास को समझने का एक महत्वपूर्ण मापदंड है। अगला प्रश्न, प्रति व्यक्ति आय के माप के अतिरिक्त आय के कौन से अन्य लक्षण हैं जो 2 या 2 से अधिक देशों के लिए तुलना में महत्व रखते हैं? यहाँ पर आप इसको ध्यान दीजिएगा, आय के कौन से अन्य लक्षण हैं। आय के अतिरिक्त अन्य लक्षण नहीं पूछा जा रहा, पूछा जा रहा है आय के ही अन्य लक्षण कौन से हैं। तो प्रति व्यक्ति आय के अतिरिक्त आय के ही अन्य लक्षणों की बात करें तो आय का समान वितरण अर्थात औसत आय, यह एक ऐसा है कि आय का समान वितरण अर्थात औसत आय, एवरेज इनकम, आय का ऐसा लक्षण है जो 2 या 2 से अधिक देशों या समाजों की तुलना में महत्व रखता है। चौथा प्रश्न, मान लीजिए कि रिकॉर्ड ये दिखाते हैं कि किसी देश की आय समय के साथ बढ़ रही है,
तो क्या हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के सभी भाग बेहतर हो गए हैं? एग्जाम्पल देकर आंसर दीजिए। बिल्कुल, यदि रिकॉर्ड दिखाते हैं कि औसत आय समय के साथ बढ़ रही है, तो भी हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि अर्थव्यवस्था के सभी भाग बेहतर हो गए हैं, क्योंकि औसत दो वर्गों की आय की असमानता को छुपा देता है। और कैसे छुपा देता है, इसके बारे में हमने देश का और देश खा के उदाहरण से पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से देख लिया है। अगर आपको फिर से उस वीडियो को देखना है तो ऊपर आई बटन पर जो लिंक आ रही है उसको आप क्लिक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं। इसके बाद 5वां प्रश्न, विश्व विकास रिपोर्ट 2012 के अनुसार निम्न आय वाले देशों की आमदनी प्रति व्यक्ति कितनी है? तो वह $1045 से कम है। एक अनुच्छेद लिखिए और बताइए कि भारत को विकसित देश बनने के लिए क्या करना चाहिए या क्या प्राप्त करना चाहिए। तो भारत को विकसित देश बने, इसके लिए बहुत सी चीज़ों पर काम करना है, जैसे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में उचित स्वास्थ्य, उचित पेयजल व्यवस्था, स्वच्छता की बातें, पोषण की कमी को दूर करना। भारत इन मानकों पर सुधार करके सुविधाओं को विकसित करे तो वह एक विकसित राष्ट्र बन सकता है। महत्वपूर्ण चीज शिक्षा पर ध्यान देना भारत के लिए एक चुनौती है। इस समय हम ये देखते आ रहे हैं कि ग्रामीण भारत में शिक्षा का स्तर जितना होना चाहिए उतना नहीं है। विद्यार्थी डिग्री हासिल तो कर रहे हैं, लेकिन उस स्तर का ज्ञान उन तक नहीं है। यह भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है यदि वह विकसित देश बनना चाहता है। तो चलिए अब हम एक राष्ट्र के संदर्भ में आय और अन्य मापदंडों की तुलना करते हैं कि एक राष्ट्र में औसत व्यक्ति आय, जब हम राष्ट्र की आय की बात करते हैं तब प्रति व्यक्ति आय यानी औसत आय की बात होती है। चलिए देखते हैं। जैसे कि पहले हम चर्चा कर चुके हैं, हमने व्यक्तिगत आकांक्षा और लक्ष्यों को तय करते समय जब देखा था तो हमने ये जाना था कि आय ऐसी चीज है जिसके बारे में सभी लोग सोचते हैं, सभी लोग चाहते हैं, लेकिन केवल और केवल आय के बारे में सोचते हैं ऐसा नहीं है। वे आय के अतिरिक्त भी अन्य अभौतिक वस्तुओं के बारे में भी सोचते हैं और उनको हासिल करना चाहते हैं। जैसे वे वस्तुएं हैं सम्मान, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, समादर, सुरक्षा, मित्रता। ये व्यक्तिगत लक्ष्य हैं और यही चीजें एक राष्ट्र के संदर्भ में भी आती हैं। कैसे हम उसको देखते हैं, जब किसी राष्ट्र के बारे में हम बात करते हैं, किसी देश के बारे में बात करते हैं, तो औसत आय उसका एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है। औसत आय से, प्रति व्यक्ति आय से हम नागरिकों की रहन सहन का स्तर जान सकते हैं। लेकिन हमने देखा है कि औसत आय चूंकि आय का समान वितरण को नहीं दर्शाता है, ऐसी स्थिति में हमको ये देखना आवश्यक हो जाता है कि वहाँ के नागरिकों का उस देश में सम्मान की स्थिति क्या है। क्या सभी नागरिकों को समानता का व्यवहार मिलता है? क्या सभी नागरिक सुरक्षित हैं? क्या सभी नागरिकों को शिक्षा प्राप्त हो रही है? क्या सभी नागरिक वहाँ पर स्वस्थ हैं? इन लक्षणों पर भी हम विचार करते हैं एक राष्ट्र के संदर्भ में। आइए हम एक राज्य, हमारे देश के अंदर विभिन्न राज्यों की तुलना कैसे की जाती है इसके बारे में देखते हैं। हरियाणा, केरल और बिहार के कुछ आंकड़े आपके सामने दिए गए हैं। यहाँ पर हरियाणा, केरल और बिहार की प्रति व्यक्ति आय दर्शाई गई है। ये देखिए आप लोग 2015-16 की स्थिति में। यहाँ पर आपकी किताब में हो सकता है कि 2017-18 की स्थिति में दी हो, हम 2015-16 की स्थिति में यहाँ पर बात कर रहे हैं। 2017-18 में भी देखते हैं अगर आप किताब की दृष्टि से, तो हरियाणा, केरल और बिहार उसी पोजीशन पे हैं, उनमें कोई अंतर नहीं आया है। तो ये आंकड़े चाहे 2015-16 के देख लें या 17-18 के देख लें, स्थिति लगभग वही है, सिर्फ राशि बदल गई है, रुपए की मात्रा बदल गई है। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये आंकड़े 2015-16 के हैं। प्रति व्यक्ति नेट राज्य घरेलू उत्पाद है, यानी जब हम प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं तो सकल घरेलू उत्पाद की बात करते हैं। सकल घरेलू उत्पाद क्या है, यह एक जटिल शब्द है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी इसको छोड़ देते हैं। हम मोटे तौर पर यह मान लेते हैं कि यह किसी राज्य की प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम है। अब हम देखते हैं कि हरियाणा राज्य की स्थिति क्या है। हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और सबसे कम इनकम किसकी है? बिहार की, सबसे पीछे है। ये हमने देखा यहां पर। अब हम
अब अगर विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए तो तीनों राज्यों में हरियाणा सबसे अधिक विकसित राज्य माना जाएगा और बिहार जो है सबसे कम विकसित राज्य माना जाएगा। चलिए अब हम इन राज्यों के कुछ दूसरे आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ऊपर दी गई तालिका में आप लोग देखिए कि शिशु मृत्यु दर 2016 की दृष्टि से दिखाया गया है। यहाँ पर आपकी किताब में 2017 की दी गई है और शिशु मृत्यु दर की स्थिति लगभग 2016 और 17 में थोड़ा सा फर्क आया हुआ है। तो आप इस डाटा के आधार पर आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि शिशु मृत्यु दर कहते किसे हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो शिशु मृत्यु दर किसी एक वर्ष में जो बच्चे पैदा हुए हैं उनमें हम देखते हैं कि यदि 1000 बच्चे जो जीवित हैं, उन जीवित बच्चों में से कितने बच्चे 1 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पहले ही यदि समाप्त हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो वह कहलाती है शिशु मृत्यु दर। मतलब हरियाणा में प्रति वर्ष 1000 जीवित बच्चों में से 33 बच्चे मर जाते हैं। केरल में 1000 में से प्रति वर्ष 10 बच्चे मर जाते हैं और बिहार में प्रति वर्ष 1000 में से 38 बच्चे मर जाते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं साक्षरता दर। हरियाणा की साक्षरता दर कितनी है? 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों की साक्षर जनसंख्या का अनुपात, यानी 100 में से 82 लोग साक्षर हैं हरियाणा में, केरल में 94 और बिहार में 62। अब बात करते हैं हम उपस्थिति अनुपात, यानी विद्यालय में कितने लोग उपस्थित रह पाते हैं। तो हरियाणा में 61, केरल में 83 और बिहार में 43। तो ये आप लोगों ने आंकड़े देख लिए। अब इन आंकड़ों के हिसाब से हम बात करते हैं। यह तालिका क्या दर्शाती है? देखिए, इस तालिका का पहला स्तंभ क्या दिखाता है? शिशु मृत्यु दर को दिखाता है। पहला स्तंभ शिशु मृत्यु दर को दिखा रहा है। हम यहाँ पर देखते हैं पहला स्तंभ। इसमें हमने बताया आपको कि केरल में शिशु मृत्यु दर की स्थिति ठीक है। प्रति 1000 जीवित बच्चों में से केवल और केवल 10 बच्चे वहाँ पर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जबकि हरियाणा में 33 और बिहार में 38 है। इनकम में जरूर हरियाणा की स्थिति अलग थी। देखिए, प्रति व्यक्ति आय, दूसरी ओर हम यहाँ पर बात करते हैं, प्रति व्यक्ति आय में हरियाणा क्या था? केरल से आगे है। प्रति व्यक्ति आय में हरियाणा केरल से आगे है, लेकिन शिशु मृत्यु दर में वह काफ़ी पीछे है। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि केवल और केवल पैसे की दृष्टि से अगर हम बात करें, आप सोचिए कि यदि किसी भी व्यक्ति के घर के हिसाब का आप लगा लीजिए, जरा दिमाग लगा लीजिए कि अपने माता पिता के लिए बच्चे कितने प्यारे होते हैं। जब वे गोद में होते हैं, घर में होते हैं, बच्चा जन्म लेता है तो कितने लोग प्रसन्न होते हैं। और सोचिए कि ऐसे माता पिताओं के बारे में जिनके बच्चे 1 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पहले ही समाप्त हो जाते हैं, उन बच्चों के बारे में सोचिए। यानी हरियाणा में ऐसे 33 बच्चे और बिहार में ऐसे 38 बच्चे, जबकि केरल में यह संख्या कम है। मतलब केरल में ऐसे माता पिताओं को उतना दुख नहीं होता है। कम माता पिता ऐसे हैं जिनके साथ में यह विडंबना घटती है। हमारी स्वतंत्रता के 70 साल के बाद भी हमने बड़ी बड़ी शॉपिंग मॉल्स बना ली, बड़ी बड़ी इमारतें बना ली, लेकिन शिशु मृत्यु दर की समस्या को अभी हम समाप्त नहीं कर पाए हैं। जब तक यह समस्या समाप्त नहीं होगी, वास्तविक प्रसन्नता, वास्तविक प्रगति हमारे जीवन की नहीं हो सकती। केवल और केवल पैसा कमाने से आप समझ सकते हैं अब कि वो खुशियां हासिल नहीं कर सकते हम, जो एक हमारे परिवार में जन्म लिए हुए बच्चे का जीवन बचाने से जो खुशी हम हासिल कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं ठहराव दर। तालिका का जो अंतिम स्तंभ है ये वाला, ये बताता है कि बिहार के लगभग आधे बच्चे, यानी 100 में से 43 बच्चे और हरियाणा के 61 बच्चे पढ़ते पढ़ते पढ़ाई छोड़ देते हैं, स्कूल से गायब हो जाते हैं। यानी वहाँ का शिक्षा का स्तर कितना नीचे है आप सोच सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि केवल और केवल आय सब कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ नहीं है। बच्चों का जीवन भी महत्वपूर्ण है, बच्चों की शिक्षा भी महत्वपूर्ण है। आखिर ऐसा क्यों है कि हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है? हरियाणा एक अमीर राज्य है, हरियाणा एक विकसित राज्य है, लेकिन पैसों की दृष्टि से। वहीं केरल को हम देखते हैं कि वहाँ की साक्षरता दर भी बहुत अच्छी है, वहाँ पर विद्यालय से बच्चे भागते भी नहीं हैं और केरल में शिशु मृत्यु दर भी बहुत कम है।
जबकि बिहार और हरियाणा में शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक है और वहां पर विद्यालय में ठहराव दर भी अच्छी नहीं है। तो इन आंकड़ों से, इन चीज़ों को देखकर हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि केवल पैसा ही सब कुछ नहीं है। केवल पैसे से हम हमारे बच्चों की खुशियां नहीं खरीद सकते, हम पैसों से माता पिता के संतानों की सुरक्षा नहीं कर सकते, हम पैसों से शिक्षा का वातावरण नहीं खरीद सकते। पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, समादर ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण कारक हैं। अब उदाहरण के लिए, आपके पास बहुत पैसा है, आप घर के अंदर रहते हैं, आप व्यक्तिगत रूप से पैसे से एयर प्यूरीफायर तो खरीद सकते हैं, लेकिन आप प्रदूषण मुक्त पर्यावरण नहीं खरीद सकते, प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकते। आप पैसों से एक ट्यूटर को बुलाकर अपने बच्चे को घर पर तो पढ़ा सकते हैं, लेकिन एक सामुदायिक विद्यालय तैयार करके जो पूरे समाज को एक वातावरण बनाएगा, शिक्षित वातावरण, वो शिक्षित वातावरण आप नहीं खरीद सकते। आप पैसों से स्वास्थ्य को नहीं खरीद सकते। मतलब पैसा यानी आय एक महत्वपूर्ण सूचकांक तो है, इसको नकार नहीं सकते, लेकिन इनके अतिरिक्त भी अन्य कारक अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। और इसके अलावा पैसों से आप किसी भी तरह की संक्रामक बीमारी से नहीं बच सकते। अभी आपने देखा कि सदी की सबसे खतरनाक महामारी आई, अभी गई नहीं है। इससे आप कैसे बच सकते हैं? आप अपने चेहरे पे मास्क लगा लेते हैं, आप बार बार साबुन से हाथ धोते हैं, लेकिन समाज के अन्य लोग ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं, तो क्या उस संक्रामक बीमारी के समाप्त होने की उम्मीद आप कर सकते हैं? कदापि नहीं। इसके लिए आपको पूरे समाज में वह वातावरण, वह माहौल होना पड़ेगा। और ये कब बनेगा? जब पूरा समाज शिक्षित होगा, जब पूरा समाज जागरूक होगा। और ये सारी चीज़ें आप आय से नहीं खरीद सकते। यानी सार्वजनिक सुविधाओं का, सार्वजनिक वातावरण का अपने आप एक महत्वपूर्ण स्थान है। आप कल्पना कीजिए कि आपके पास पैसा नहीं है, आप बहुत गरीब हैं, आप गांव में रहने वाले ऐसे बच्चे हैं जिसको पढ़ाने के लिए माँ बाप भी इंटरेस्टेड नहीं है और आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ नहीं सकते, गांव में सरकारी स्कूल है नहीं। आप क्या करेंगे? चलिए हम देखते हैं और समझते हैं इसी को कि आखिर आय के अतिरिक्त अन्य मापदंडों को पूरा करने के लिए सार्वजनिक सुविधाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं। चलिए हम देखते हैं सार्वजनिक सुविधाओं को। वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए सबसे अच्छा और सबसे सस्ता तरीका होता है वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना। आप सोचिए कि यदि आप अपने गांव से या अपने शहर से 100 किलोमीटर दूर किसी बड़े शहर को जाना चाहते हैं, आप यदि अपने निजी वाहन से जाएंगे तो आपका कितना खर्च होगा, और यदि आप सार्वजनिक वाहन जैसे ट्रेन या बस से जाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करेंगे, तो आपके कितने पैसे खर्च होंगे। डेफिनेटली सबसे अच्छा और सस्ता तरीका होता है सामूहिक रूप से उपलब्ध सेवाएं। ऐसी तमाम सुविधाएं हैं, जैसे डॉक्टर को आप यदि घर पर बुलाते हैं और उससे अपना इलाज कराते हैं तो बहुत महंगा होगा। इसकी बजाय यदि एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होगा, वहां पर जाकर आप अपना इलाज कराएंगे तो आपको वहां पर पैसे कम लगेंगे और संभवतः पैसे ना भी लगें। जरा सोचिए कि किसी स्थानीय इलाके में आपके घर हैं और अलग अलग घरों के लिए अलग अलग सिक्योरिटी गार्ड तैयार किया गया है, अलग अलग सुरक्षा गार्ड रखा गया है। ये सस्ता पड़ेगा कि महंगा पड़ेगा? ये महंगा पड़ेगा। और यदि इसकी जगह पर हमने पूरी एक कॉलोनी को बाउंड्री वॉल में पैक करके और एक सुरक्षा गार्ड रख दिया, एक सामूहिक सुरक्षा प्रदान कर दी, तो सस्ता कौन सा पड़ेगा? ये वाली व्यवस्था जो सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था, ये सस्ती होगी या व्यक्तिगत सुरक्षा का मामला सस्ता पड़ेगा? ये आपको सोचना होगा। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। आप क्या करते यदि आपके गांव या आपके इलाके में आपके अतिरिक्त और कोई पढ़ना नहीं चाहता, सारे लोग खेल कूद में व्यस्त हैं, उनको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, उनके माँ बाप भी नहीं चाहते कि हमारा बच्चा पढ़े। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? और आपके माँ बाप की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे एक टीचर को आपके पास बुलाकर निजी रूप से पढ़ा सकें या निजी स्कूल में आपको भेज सकें। ऐसी स्थिति में आप इसलिए पढ़ पा रहे हो, यदि आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और आप पढ़ना चाह रहे हो तो इसलिए पढ़ पा रहे हो क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं। सरकार उनके लिए स्कूल खोलती है, अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराती है, जिससे सभी बच्चों को पढ़ने की अवसर मिले। सामान्य तौर पर गांव में क्या होता है, यदि विद्यालय नहीं है तो लड़कियों को विद्यालय नहीं भेजा जाता। यदि 10वीं तक स्कूल है तो बच्ची को 10वीं तक ही पढ़ाएंगे।
उच्च शिक्षा से लड़कियां आज भी वंचित रह जाती हैं, क्योंकि सरकार ने या समाज ने इसके लिए स्थानीय स्तर पर पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई हैं। भविष्य में यदि ऐसी स्थिति रही तो समाज का एक तबका निश्चित रूप से शिक्षा से वंचित तो रह जाने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से हम लोग देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में चूंकि हर जगह पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, सार्वजनिक क्षेत्र में भी, तो हम लोग इलाज से वंचित हो जाते हैं। तो इसलिए सार्वजनिक सुविधाओं का अपना एक महत्व होता है, सार्वजनिक विद्यालयों का अपना एक महत्व होता है। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है। क्यों कम है? क्योंकि वहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध हैं, मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस सिस्टम बहुत अच्छा है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गोवा, गुजरात, ये ऐसे तमाम राज्य हैं जहां पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली अच्छी है। तो ऐसे राज्यों में आप देखेंगे कि लोगों का स्वास्थ्य और पोषण का स्तर भी आप वहां पर अच्छा पा सकते हैं। अब हम बात करते हैं BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स की। बॉडी मास इंडेक्स से हम किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वास्थ्य का जायजा ले सकते हैं, व्यक्तिगत स्वास्थ्य की जानकारी हम हासिल कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं ये कैसे निकालते हैं। इसके लिए क्या होता है कि शरीर द्रव्यमान सूचकांक, या इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसको? बॉडी मास इंडेक्स। अब इसका उद्देश्य होता है कि हम क्या उचित प्रकार से पोषित हैं, क्या हमारा पोषण हो रहा है, हम कुपोषित तो नहीं। इसको निकालने का तरीका है कि आपका भार किलोग्राम में निकाल लीजिए। यदि आपका वजन हो सकता है 20 किलोग्राम है तो वजन 20 किलोग्राम निकाल लिया। आपकी ऊंचाई सेंटीमीटर में निकाल लीजिए। अब आपकी ऊंचाई मान लो 100 सेंटीमीटर है, तो अब आपको निकालना पड़ेगा किस तरह से BMI 20/100 का वर्ग। इस तरह से जब आप निकालेंगे तो जो आंसर आएगा, यदि 18.5 से कम आता है तो आपका वजन कम है, यदि आपका 18.5 से 24.9 के बीच आता है तो आप सही है, आपका BMI सही है। बाकी आप ओवरवेट या मोटापे की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये BMI निकालने का फार्मूला है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि BMI कैसे निकालते हैं। तो BMI बराबर आपका वजन बटे ऊंचाई का वर्गफल, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं HDI की, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक कैसे निकाला जाता है, ये क्या होता है, इसका एक अलग से वीडियो है जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहां पर हम केवल ये बता रहे हैं कि मानव विकास सूचकांक क्या है। तो एक बार जब यह बात समझ में आ जाए कि आय का स्तर महत्वपूर्ण है, पर यह विकास के स्तर को मापने का एक अपर्याप्त मापदंड है, तब हम अन्य मापदंडों के बारे में सोचने लगते हैं। ऐसे मापदंडों की सूची बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन वह लंबी सूची उपयोगी नहीं है। हमें केवल महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में सोचना है जो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे लिए तो डिओड्रेंट भी महत्वपूर्ण है, हमारे लिए तो पेन भी महत्वपूर्ण है, हमारे लिए तो बहुत सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? हमें लेने के लिए सांसें, हमें जीने के लिए महत्वपूर्ण सांसें। पर्यावरण प्रदूषित होगा तो अच्छी सांसें हम नहीं ले पाएंगे। हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए ज़रूरी शिक्षा, हमारे शरीर को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है स्वास्थ्य। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इनके बिना हम हमारे विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा के सूचक की जो हमने बात की कि केरल और हरियाणा की तुलना करने के लिए हमने ऐसे सूचकों का प्रयोग किया है। भारत के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से हमने केरल, हरियाणा, बिहार की तुलना की थी। इसी तरह से UNDP के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जो जारी की गई है, उसके माध्यम से विभिन्न देशों की तुलना की जाती है। विश्व के अंदर 189 देशों की तुलना की गई है, जिसमें 2018 के आंकड़ों में हम देखते हैं कि भारत की HDI पोजीशन 130 है, जबकि हमसे ऊपर श्रीलंका 73वें नंबर पर स्थित है। तो इस प्रकार क्या यह एक बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है कि हमारे पड़ोस में श्रीलंका बहुत छोटा सा देश है, लेकिन वह हर विषय में भारत जैसे विशाल देश से बहुत आगे है। विश्व के 189 देशों में हमारा स्थान 130वें नंबर पर और श्रीलंका का 73वें नंबर पर है, जबकि बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान ये भी हमसे बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है। तो इस प्रकार मानव विकास सूचकांक के द्वारा हमने देखा कि हमसे जनसंख्या में, क्षेत्रफल में छोटा देश
कहीं आगे हो गया है। क्यों? क्योंकि उसने औसत आय के लिए अच्छा काम किया है, नागरिकों की इनकम बढ़ाने के लिए काम किया है। उसी श्रीलंका ने जो कभी गृह युद्ध की आग में झोंक दिया गया था, आज बहुत अच्छी पोजीशन में आ गया। तो इस प्रकार हम निश्चित रूप से सोचते हैं कि मानव विकास को मापने के लिए आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी विचार किया जाना चाहिए। अच्छा, विकास केवल और केवल विकास का तात्पर्य पैसे कमाने की अंधी दौड़ या स्वास्थ्य के लिए हम निजी अस्पतालों की ओर लगाएं और गरीबों के हक को मार लें, क्या यह आवश्यक है? चलिए हम देखते हैं कि विकास हासिल करने के लिए हमको क्या विकास की धारणीता, सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसकी बात हमने संसाधन और विकास अध्याय में की थी भूगोल में, कि विकास ऐसा होना चाहिए कि जिससे वर्तमान पीढ़ी विकास को प्राप्त करे और आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन उपलब्ध रह सकें, उसको हम बोलते हैं धारणीय विकास। तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं विकास की धारणीयता को। विकास की धारणीयता, विकास की धारणीयता की बात हम करते हैं तो एक कोड आपको महत्वपूर्ण रूप से जानना चाहिए। हमने विश्व को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया है, अपितु हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है और इसके लिए हमको नवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग करना पड़ेगा। यदि हम नवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग नहीं करते हैं तो आने वाले समय में हम हमारे बच्चों के लिए एक खोखला विश्व देकर जाएंगे, एक सूखी धरती देके जाएंगे, बिना पानी की धरती देकर जाएंगे, बिना कोयले की, बिना डीजल पेट्रोल की धरती देकर जाएंगे। इसलिए हमको नवीकरणीय साधन मतलब ऐसे साधन प्रयोग करना होंगे जिनका हम बार बार उपयोग कर सकें। लेकिन गैर नवीकरणीय साधन जो कि अब समाप्त होते जा रहे हैं, इनका धरती में भंडारण निश्चित है। लगातार जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो ये समाप्त होते जाते हैं, समय के साथ ये नहीं बचेंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधनों को देखने के बाद हम ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि जब सूखा आता है, बाढ़ आती है, तो ये चीज़ नहीं देखती कि भारत की बॉर्डर के अंदर हैं हम या पाकिस्तान की बॉर्डर के किनारे पर हैं। न तो राज्य की सीमाओं को देखता है, ना ही देश की सीमाओं को देखता है। कोविड-19 का जो दौर आया है उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि वुहान चीन से शुरू हुआ वो वायरस किसी भी देश की सीमाओं को नहीं जानता। उसने ये नहीं समझा कि हम चीन में पैदा हुए तो चीन के नागरिकों का नुकसान करें, पूरे विश्व को उसने परेशान करके रख दिया। तो इसी तरह से बिगड़ता हुआ मौसम, बिगड़ता हुआ पर्यावरण ना तो राष्ट्र की सीमाएं देखता है, नहीं राज्य की सीमाएं देखता है। हमको अपनी सीमाओं को देखना बहुत जरूरी है। यदि मनुष्य विकास की अंधी दौड़ में अपनी सीमाओं को तोड़कर दौड़ता है तो आने वाली पीढ़ियों को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। हमने बताया आपको कि शिशु मृत्यु दर, केवल शिशु मृत्यु दर क्यों बढ़ती है? अच्छे स्वास्थ्य ना मिलने के कारण, अच्छा स्वास्थ्य ना होने के कारण। स्वास्थ्य खराब क्यों होता है? मिलावटी रसायन युक्त भोजन करने के कारण। मिलावटी और रसायन युक्त भोजन क्यों करते हैं हम? अधिक पैसा कमाने के कारण, यानी विकास की अंधी दौड़ में। यानी विकास को लेकर के होने वाली ये बहस निरंतर जारी रहेगी। विकास जो मानव की उत्पत्ति के समय कुछ और था, मानव की प्रगति के दौर में कुछ और है, आने वाले समय में विकास का अर्थ कुछ और होगा। हो सकता है आय विकास का कोई अर्थ ही न रखे। यदि जनसंख्या विश्व की कम हो जाती है तो आय महत्वपूर्ण नहीं रखते। क्यों? क्योंकि तब हम प्राकृतिक संसाधनों से हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति सामान्य रूप से कर लेंगे। तो इसलिए विकास के संदर्भ में होने वाली बहस निरंतर जारी रहेगी, लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि विकास धारणीय होना चाहिए। विकास ऐसा हो कि जिससे मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए, मैं भी स्वस्थ रहूं, आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ रहे, उसके लिए भी सब कुछ बचा कर रखूं। इन्हीं विचारों को आप अपने मन में धारण कीजिए, विकास की धारणीयता को समझिए और इस अध्याय के सारे कंटेंट्स को बार बार देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। इस अध्याय के प्रश्नोत्तरों को ब्लूप्रिंट के आधार पर मैं आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं। अब सारे प्रश्नोत्तर हल नहीं किए जाएंगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के। अब इस अध्याय के केवल वे ही प्रश्नोत्तर आपके लिए लेकर आऊंगा जो ब्लूप्रिंट के आधार पर आपके लिए आवश्यक है। तो चलिए आप लोग देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर और मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।